साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे 10 टॉप करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो अलग अलग एग्जामों में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर ये क्लास आपको समझ में आती है, इसके क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, तो और लोगों को शेयर करिए, जोड़िए उन सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल लिखा हुआ है, देखिए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसे कहते हैं विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे। विश्व मृदा दिवस, विश्व सोइल डे कब मनाते हैं? चार ऑप्शन है हमारे सामने: 5 दिसंबर, 5 नवंबर, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर। तो विश्व मृदा दिवस हम कब मनाते हैं बेटा? तो वो मनाते हैं हम 5 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस, मृदा कहते हैं मिट्टी को। वर्ल्ड सोइल डे, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं बेटा हम 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है? तो सन 2024 में मनाया गया है, और इस बार की थीम है इसकी, सन 2024 में इसे क्या थीम दी गई है, इसका विषय क्या है? तो वो है बेटा मृदा, मिट्टी की देखभाल, मिट्टी की देखभाल, मिट्टी की देखभाल, जैसे मिट्टी का माप, मिट्टी को मापें, कोमा मिट्टी की निगरानी करें, प्रबंधन करें। निगरानी करें और प्रबंधन करें, प्रबंधन करें। एक्चुअल में देखिए क्या है कि जो मृदा है, सोइल है, उसी में खेती होती है। अगर ये मिट्टी सारी बह जाएगी, इसका संरक्षण नहीं होगा, ये बर्बाद हो जाएगी, ये भरान के रूप में काम आ जाएगी, तो फिर उत्पादन गिर जाएगा और फिर पूर्णतः खाद्यान्न पैदा नहीं होंगे जो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो। इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए मिट्टी के संरक्षण के लिए विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है? तो थाईलैंड के एक राजा हुए थे, उनका नाम था भूमि बोल अदुल्यादेज। उन्होंने मृदा संरक्षण के लिए काम करा था, तो उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस की जो डेट है वो 5 दिसंबर, ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो एक राजा हुए थे, उनका नाम था भूमि बोल, भूमि बोल अदुल्यादेज, अदुल्यादेज। इनके बर्थडे के रूप में मनाते हैं, और ये राजा थे थाईलैंड के। तो इनके सम्मान में ही क्यों मनाया जाता है? इन्होंने, जब ये किंग थे, जब ये राजा थे, तो इन्होंने मृदा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, मृदा संरक्षण का काम करा था। ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को। इस बार की थीम है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और उसका प्रबंधन करें। ठीक है, याद रखेंगे, ये डे है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं इसके बाद में। सवाल यह है कि पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? पुरुष एशिया कप 2024
वो भी जूनियर वाला है, किसने जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, ओमान और जापान। तो ये पुरुष एशिया कप है जूनियर वाला, और ये किसने जीत लिया है? तो ये जीता भैया हमारे देश भारत ने। ये है पुरुष जूनियर एशिया कप 2024। अब पहला सवाल ये है कि ये किस खेल का है? पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 ये किस खेल से संबंधित है? तो बेटा खेल है हॉकी, हॉकी का है ये। तो हम ये कह सकते हैं पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जो है वो भारत ने जीत लिया है। इसका आयोजन कहां हुआ था? इस एशिया कप का आयोजन कहां हुआ था? तो बेटा इसका आयोजन हुआ था, एशिया का एक देश है ओमान जिसकी राजधानी है मस्कट। तो इसका आयोजन मस्कट में हुआ था, और मस्कट जो है वो ओमान की राजधानी है। इसका विजेता कौन बना है? तो इसका जो विजेता बना है, जीतने वाला, वो भारत है। इसका मतलब भारत पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। और ये लगातार भारत ने तीसरी बार जीता है। लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का भारत ने जीता है। दूसरे नंबर पर हमने किसको हराया है? तो वो है पाकिस्तान। और तीसरे नंबर पर, तीसरी पोजीशन पर जो देश रहा वो है जापान। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप में गोल्ड मेडल मिला है। पाकिस्तान चूंकि फाइनल में हारा था तो सिल्वर मिला, और तीसरे स्थान पर जापान रहा तो उसको ब्रोंज मेडल मिला, ठीक है। तो भारत को गोल्ड मिला, पाकिस्तान को सिल्वर, और जापान को मिला बेटा क्या? ब्रोंज, ठीक है। जापान को ब्रोंज। अगर आप क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो एक कमेंट करिए और एक सवाल का जवाब आप दीजिए। सवाल यह है कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ये सब जानते हैं। उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म कहां हुआ था मेजर ध्यानचंद का? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिख करके, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दूसरा सवाल है। ये कह रहे हैं कि एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? दोबारा सवाल सुन लीजिए, अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाएगा। ये ऐसे ऐसे अवार्ड एसएससी ज्यादा मालूम करती है, ठीक है। तो एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 ये किसने जीत लिया है? मारिया विक्टोरिया जुआन, एलेक्स पावेल, रीता सांघवी, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है? किसने जीता है एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड? तो ये जीता बेटा मारिया विक्टोरिया ने। मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है, ठीक है। मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है ये एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। नाम याद रखना है, मारिया विक्टोरिया जुआन। कहां की रहने वाली है? तो एक देश का नाम आपने सुना होगा बेटा, फिलीपींस। तो फिलीपींस की मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। अब इसके नाम से पता चल गया होगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये फेमस नर्स है जिनका नाम है मारिया विक्टोरिया जुआन, फिलीपींस के रहने वाली है, और इन्होंने एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीत लिया है। तो ऑप्शन जो लगेगा वो लगेगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है, किस राज्य के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में तालाबों को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल तकनीक के 15 दिवसीय परीक्षण का शुभारंभ किया गया? मतलब कौन सा ऐसा प्राणी उद्यान है, किस राज्य में हो वो, जिसके प्राणी उद्यान के अंदर जो
तालाब हैं उनको साफ करना, उनके पानी को साफ करने का एक नैनो बबल तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो दिल्ली है ना, दिल्ली का जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, देखिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, ये जो प्राणी उद्यान होते हैं ना, इन्हीं को हम चिड़ियाघर कहते हैं। क्या कहते हैं? जू जिनको कहते हैं, चिड़ियाघर। तो दिल्ली का जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, चिड़ियाघर है, वहां पर क्या होगा मैं आपको बताऊं। तो वहां पर क्या होगा बेटा, जैसे कि चिड़ियाघर के आसपास जो तालाब हैं, उन तालाबों का पानी दूषित है, उनसे स्मेल आती है। तो इसमें क्या करा जाएगा, इस नैनो बबल तकनीक में उन तालाबों के जल को साफ करा जाएगा। ठीक है, तालाबों के जल को साफ करा जाएगा ताकि जो भी वन्य जीव हैं वो उन तालाबों का जो पानी पीते हैं उनका जो हेल्थ है, उनके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। ठीक है, तो ये जो दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, तालाबों व इनके जल को, तालाबों व इनके जल को नैनो बबल, नैनो बबल, बबल कहते हैं बुलबुले को, नैनो बबल तकनीक से शुद्ध किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। और क्यों शुद्ध किया जाएगा बेटा? क्योंकि वो जो चिड़ियाघर के जानवर है ना, प्राणी उद्यान के जो जानवर हैं, वन्य जीव हैं, वो उस जल को पिए और उनकी हेल्थ खराब ना हो। ठीक है, तो जो जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, प्राणी उद्यान होते हैं, वहां का जो पानी दुर्गंधमय हो गया है, स्वच्छ नहीं है, उसको साफ करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है नैनो बबल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और कुछ अगला सवाल अपना इस प्रकार से है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2024 तक कितने खाते खोले गए? बहुत अच्छा और शानदार सवाल है और क्वेश्चन पेपर में जो है इसी तरीके की बातें पूछी जाती हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2024 तक कितने खाते खोले गए? ऑप्शन पहला है 50 लाख से अधिक, बी में है 45 लाख से अधिक, सी में है 43 लाख से अधिक और डी में है 42 लाख से अधिक और डेट है 31 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर है 43 लाख से ज्यादा खाते खोले गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये योजना क्या है और ये भी समझ लें कि योजना इंपोर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। ठीक है, योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। वैसे इस योजना को भारत सरकार ने शुरू किया था। ये योजना कब शुरू हुई थी भैया? ठीक है, तो ये योजना शुरू हुई थी 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को। इस योजना में क्या है भैया? इस योजना में जो जमा राशि होगी, जो करनी होगी जमा राशि, वो जमा राशि न्यूनतम आप जमा कर सकते हैं 1,000 रुपए और अधिकतम इसमें आप जमा कर सकते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ये आप जमा कर सकते हैं। इस पर जो ब्याज दर बैंक देगा वो ब्याज दर आपको मिलेगी 7.5% की।
और वो ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में होगी और तिमाही के रूप में होगी। तो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको। वो भी वार्षिक नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो भी तिमाही का। ये योजना कितने समय के लिए है? तो 2 वर्ष के लिए खाते खोले जाएंगे। ये 2 वर्ष की योजना है। इसका मेन पर्पज क्या है, उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं या नाबालिग लड़कियों को, महिलाओं या नाबालिग लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। और बेटा अब तक इस प्लान के अंतर्गत कितने खाते खुल चुके हैं? 31 अक्टूबर 2024 तक, एक चीज करेक्शन कर लें, ये 2024 की योजना नहीं है, 2023 की है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत। तो इसमें अब तक कुल खाते कितने खुले हैं? वो खुले भैया 43,03,121, 31 अक्टूबर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 43 लाख से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं। अगर कोई वुमन है, महिला, या कोई नाबालिग लड़की है, तो उसके माता पिता डाकघर में या बैंक में एक खाता खोलेंगे। वो खाता 2 साल के लिए खुलेगा और वो लोग जो है उसमें या तो 1,000 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए उसमें डालेंगे खाते में। सरकार उस पर जो है 7.5% का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। ठीक है, तो वो भी तिमाही का मिलेगा। जैसे मान लो आप 100 रुपए जमा करते हो, एक उदाहरण है, और 10% का ब्याज मिलता है, तो 3 महीने में 10 रुपए मिलेंगे। अगले 3 महीने में 110 पे 11 रुपए मिलेंगे। अगले 3 महीने में 121 पे 12 रुपए 10 पैसे मिलेंगे। तो 10 11 कितने हो गए? 21, और 12 अगर लगाओगे तो 33 रुपए 10 पैसे मिलेंगे। मतलब उस पर ब्याज अगर तिमाही से वार्षिक लगाया जाएगा तो 10% के हिसाब से तो 33 रुपए हो जाएंगे। ऐसी 7.5% के हिसाब से भी रुपए बनेंगे, तो ब्याज बहुत बड़ा मिलेगा। तो राशि जो है ना, अमाउंट बहुत तेजी से आपका बढ़ेगा, जिससे महिलाओं को और नाबालिग लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान हो। ठीक है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 31 मार्च 2023 को यह प्लान आया था और अब तक 31 अक्टूबर 2024 तक उसमें 43 लाख से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। ठीक है, तो ये जानकारियां हैं कुछ, पूरी मैंने योजना बता दी है। शुरू से लेकर एंड तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। ये करंट का आंकड़ा है फिलहाल। ठीक है, चलिए भैया अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो देखेंगे अगले क्वेश्चन को। एशिया की पहले जल परिवहन सेवा उबर शिकार की शुरुआत कहां हुई है? उबर शिकार ये एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है, उबर शिकार। ये कहां शुरू हुई है? ऑप्शन लिखा हुआ कोच्चि में, मैरीना बीच है, उसके बाद में है उदयपुर या श्रीनगर। तो देखो मैं आपको बता दूं क्या है इस पूरे का मामला। ये जो एक सेवा है, परिवहन सेवा, जिसका नाम है उबर शिकार। आपने देखा होगा कि आप टैक्सी जो है वो किराए पर करते हैं, उबर की, ओला की, ये नाम आपने सुने होंगे। जैसा आप किसी शहर में रहते हैं तो आप जो है टैक्सी को ऑनलाइन बुक करते हैं, उबर के माध्यम से या ओला के माध्यम से। इसी प्रकार से जब आप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर घूमने के लिए जाएंगे तो श्रीनगर की जो झील है ना, डल झील,
उसमें खूब सारी बोट चलती हैं, नाव चलती हैं, जिन्हें शिकारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें शिकारा कहा जाता है। बोट जो होती हैं पानी में चलने वाली, उन्हें भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। तो जो डल झील है श्रीनगर वाली, वहां पर चलने वाली शिकारा को, बोट को आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं। और ये एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है इस प्रकार से, जहां से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले टैक्सी बुक होती थी, मोटरसाइकिल ऑनलाइन बुक होती थी, रेंट पे यात्रा के लिए मंगवाते थे। अब शिकारा भी ऑनलाइन बुक होंगी। तो कहां से इसकी शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है बेटा श्रीनगर से। और श्रीनगर जो है वो एक शहर है जम्मू कश्मीर का, है ना। और श्रीनगर में जिस झील में ये नाव चलती है, बोट चलती है, इन्हें शिकारा कहते हैं, वो है डल झील। क्या है? डल झील। और इस शिकारा, उबर शिकारा में क्या होगा भैया? हाँ, तो उबर ऐप के माध्यम से, उबर ऐप के माध्यम से शिकारा बुक करना, शिकारा बुक करना। मैं बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि शिकारा क्या है। डल झील में चलने वाली जो नाव होती हैं उन्हें शिकारा कहते हैं। वो लोग सजा कर रखते हैं। ठीक है, अब आप उबर ऐप से जो है उनको भी बुक कर सकते हैं शिकारा को। ठीक है, ये है मामला इसका। तो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहां हुई है? तो ऑप्शन आ जाएगा अपना श्रीनगर। और श्रीनगर में कहां? डल झील। ठीक है, डल झील में। चलिए देखो, इसके बाद में कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? कोच्चि में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में या कलकत्ता में? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024, इसका सम्मेलन ये मतलब कहां हुआ है? तो 2024 में बताना है। 4 ऑप्शन है, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कलकत्ता। तो इसका सही आंसर जो लगेगा बेटा, वो सही आंसर है इसका चेन्नई। चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में जो है ये विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 हुआ है चेन्नई में। तो इसका बस याद रखें आयोजन कहां हुआ है। तो एक भारतीय संस्था है जिसका नाम है भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान। भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान। और इसी संस्थान में इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। और यह संस्थान कहां है? चेन्नई में। तो थोड़ा सा ना ऐसे भी आप लोग याद रखिए कि विश्व समुद्री इंजीनियर संस्थान कहां है? तो चेन्नई। तो चेन्नई में आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, चेन्नई में आयोजन हुआ है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024। चलिए अगला सवाल क्या है, किस राज्य को यूनेस्को ने शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल किसको घोषित किया है 2024 में यूनेस्को ने? ठीक है, हिमाचल प्रदेश को, पश्चिमी बंगाल को, गुजरात को या उत्तर प्रदेश को? बहुत अच्छा सवाल है। यूनेस्को ने शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल किस राज्य को घोषित करा है? तो बेटा वो राज्य है, उसका सही जवाब है पश्चिमी बंगाल। तो शीर्ष, यूनेस्को का शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल कौन सा राज्य घोषित हुआ है? अगर राज्य का नाम पूछेंगे तो राज्य है पश्चिमी बंगाल। बहुत शानदार सवाल है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल से 2-3 बातें आपको वैसे भी याद रखनी होती हैं। पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है ना, राजधानी पश्चिमी बंगाल की, उसका नाम है कलकत्ता या कोलकाता। अच्छा, एक सवाल है, कलकत्ता का संस्थापक, ये भी पेपर में आ जाता है। तो कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी?
उसके संस्थापक का नाम क्या था? तो उसका नाम था जोब चारनोक। जोब चारनोक। जोब चारनोक ने कलकत्ता शहर को बसाया था। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, मुख्यमंत्री, पूरे भारत के 28 राज्य में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 मुख्यमंत्री है महिला, है ना, एक दिल्ली में और एक पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी। पश्चिमी बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए भैया। तो उनका नाम है सीबी आनंद बोस। उनका नाम है सीबी आनंद बोस। सीबी आनंद बोस जो है वहां के गवर्नर हैं। तो यूनेस्को ने किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल यूनेस्को ने भारत में किसको घोषित करा है? तो पश्चिमी बंगाल। ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, सीबी आनंद बोस जो है वहां गवर्नर हैं, राजधानी कलकत्ता है, जिसको बसाया था जोब चारनोक ने। चलिए, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहां हुआ? सैयद मोदी के नाम पर है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। बैडमिंटन प्रतियोगिता कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। इसका आयोजन कहां हुआ है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, मेरठ में। तो बेटा इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 ये कहां हुई है? तो देखिए, किस खेल से संबंधित है? तो नाम में ही आ गया है बैडमिंटन। ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। और बेटा इसका आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है यूपी की राजधानी लखनऊ में। और देखिए, एक सवाल और आपको याद रखना है, इसमें पुरुष विजेता कौन है? इस प्रतियोगिता को किसने जीता है? तो पुरुष विजेता कौन है? तो उनका नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने यह प्रतियोगिता जीती है। और महिला विजेता कौन है जिन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता जीत ली है? तो महिला विजेता जो है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने इसको जीत लिया है। तो अच्छे सवाल हैं। किसने जीता? तो पुरुषों में लक्ष्य सेन और महिलाओं में पीवी सिंधु। आयोजन लखनऊ में हुआ है और खेल जो है वो बैडमिंटन का है। तो ये प्रतियोगिता किससे जुड़ी हुई है? बैडमिंटन से। कह रहे हैं श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ऑप्शन है मुर्दू निरुपमा फर्नांडो, सिरानी भंडारनायके, कोम्या फर्नांडो, या इनमें से कोई नहीं। श्रीलंका की दूसरी महिला न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश। उनका नाम पूछ रहे हैं, क्या है? ठीक है, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो श्रीलंका है यहाँ बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें श्रीलंका में बदल गई हैं। तो हो सकता है कि श्रीलंका के बारे में कुछ बच्चों को हमारी जानकारी ना हो। तो श्रीलंका, देखिए श्रीलंका की जो राजधानी है, जो उनकी प्रशासनिक राजधानी है, उसका नाम है जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अभी बने हैं पीछे। उनका नाम भी याद रखना, पेपर में आ सकता है, क्योंकि भारत और उसके पड़ोसी देशों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है भैया, हाँ, अनुरा कुमारा दिशा नायके। उनका नाम है अनुरा अनुरा कुमारा, हाँ, दिशा नायके।
अनुरा कुमारा दिशा नायके ये राष्ट्रपति बन गए हैं। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाएगा जब भी पड़ोसी देशों में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बदलता है तो उनके नाम पूछे जाते हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री जो है वो भी बदल गए हैं, तो प्रधानमंत्री का नाम भी याद रख लेना। श्रीलंका में उनका नाम है हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया, अमरसूरिया। और ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये महिला है, अच्छा सवाल बनेगा। ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। तीसरी महिला प्रधानमंत्री, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है ये। आपको पता होगा कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी श्रीलंका में बनी थी, एस भंडार नायके। ठीक है, वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया। याद रखना नाम, हरिनी अमरसूरिया। अनुरा कुमारा दिशा नायके वो वहां राष्ट्रपति हैं। और देखिए यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो मुख्य न्यायाधीश बनी है उनका नाम क्या है बेटा? तो उनका नाम है मुर्दू निरूपा, मुर्दू निरूपा बिंदुसानी, बिंदुसानी फर्नांडो, फर्नांडो। और ये श्रीलंका की दूसरी महिला है, दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। नाम मुर्दू निरूपा बिंदुसानी फर्नांडो। ठीक है, तो मुर्दू निरूपमा फर्नांडो आप कह सकते हैं। ये तीनों सवाल बहुत अच्छे हैं और ये पहला ऑप्शन ही इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सवाल सब इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बता दिए, तैयार कर लेना, कहीं ना कहीं पेपर में चीजें मिलने की संभावना है। ठीक, अब मैंने आज का जो सवाल आपसे पूछा है, सवाल ये है कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये कमेंट में आप सवाल का जवाब बताएं। ठीक है, दूसरा मैंने कल जो सवाल पूछा था कि क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने जो है सही जवाब दिया है। क्रिकेट का मक्का जो है वो लॉर्ड्स का मैदान कहलाता है और वो इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।